नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ने जा रहे हैं वसंत पाठ संख्या 12 संसार पुस्तक है का आगे का भाग। इसके लेखक है जवाहरलाल नेहरू। पहले हम लेखक के बारे में जानेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 27 मई 1964 में हुई थी। आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी थे। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था। वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते थे, यानी बच्चे उन्हें चाचा नेहरू के नाम से जानते थे। उनकी एक बेटी थी, नाम था इंदिरा। जब इंदिरा 10 वर्ष की थी, नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखी, क्योंकि इनका ज़्यादा समय जेल प्रवास में बीतता था और ये अपनी बेटी से ज़्यादा दूर ही रहते थे। और उस समय फ़ोन का प्रचलन इतना नहीं था, इसलिए ये अपनी बेटी को जो बातें होती थी रीति रिवाजों की, समाज की, संस्कृतियों से जुड़ी हुई, विदेशों से जुड़ी हुई, एक देश से दूसरे देशों की तुलना से जुड़ी हुई, ये सारी बातें ये चिट्ठियां लिखकर उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं। इसमें उन्होंने बताया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई, मनुष्य ने अपने आप को कैसे जाना, धीरे धीरे कैसे जाना समझा। ये चिट्ठियाँ बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने समझने की उत्सुकता पैदा करती है। यानी इनके द्वारा लिखी गई जो चिट्ठियाँ हैं वो इतनी रोचकता से भरी हुई होती थी कि बच्चे उसको पढ़ने से अपने आप को रोक नहीं पाते थे, और साथ ही उनके लिखने का तरीका अपने आसपास के परिवेश, प्रकृति, उन सबसे जुड़ा हुआ इतना सुंदर हुआ करता था कि बच्चे आसानी से समझने का प्रयास भी करते और खुद के लेवल पर उसे जानने की कोशिश भी करते थे। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताने में विशेष आनंद आता था। वह सभी चिट्ठियां उन्होंने जो लिखी है वह पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित है, यानी इकट्ठे किए गए हैं। और ये जो चैप्टर संसार पुस्तक है ये भी उसी पुस्तक से लिया गया है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि नेहरू जी ने जितने भी पत्र लिखे हैं अपनी बेटी को वह सभी अंग्रेजी में थे, और उनका हिंदी में अनुवाद करा है हमारे उपन्यास सम्राट यानी हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी ने। इसके पूर्व अंश में हमने जाना या पढ़ा था कि नेहरू जी ने अपनी बेटी को समझाते हुए बताया कि इस धरती पर मनुष्य कितने वर्ष पुराना जीवन जी रहा है या कितने टाइम से इस धरती पर अवतरित हुआ है। बहुत लाखों करोड़ों साल पहले हमारी धरती बेजान हुआ करती थी और यहाँ पर ये अग्निकुंड के रूप में थी। कोई भी जानदार वस्तु इस पर नहीं हुआ करती थी। मनुष्य से पहले जानवर इस धरती पर आए, उसके बाद धीरे धीरे प्राकृतिक परिवेश सही होने लगा और मनुष्य का जीवन इस धरती पर हुआ। फिर उन्होंने उन परिस्थितियों को समझने के लिए कि हमें जो लिखा हुआ रूप किताबों में मिलता है, तो आज तो हमारे पास शब्द है तो हम लिख सकते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में लोगों के पास जब शब्द नहीं हुआ करते थे, यानी वो बोलना भी नहीं जानते थे, तब प्रकृति को, परिवेश को या वातावरण को किस तरह जानते थे, किस तरह समझते थे। तो उन्होंने बताया है कि आप प्रकृति को जानना है, समझना है, तो आप प्रकृति के आसपास फैले हुए परिवेश की गहराई को देखो। परिवेश खुद अपनी किताब है, खुद अपनी कहानी तुम्हारे सामने रख सकता है। और उसी बात को उन्होंने उदाहरण के माध्यम से समझाते हुए बताया है कि तुम इतिहास की किताबों में पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही नहीं हुआ था, किताबें कौन लिखता, तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो। ये तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बार बात सोच निकालें, और बड़े मज़े की बात होती, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियाँ गढ़ लेते। यानी हम जो चीज़ सोचते हैं, चाहते हैं, वो कल्पना कर लेते हैं, लेकिन कल्पना कभी हकीकत का रूप नहीं होता है। वो हकीकत तो बहुत कठिन होती है, क्योंकि हमारी कल्पना में तो सुंदर परियाँ होती है, परियों की कहानियाँ होती है जो हमारी इच्छाएँ पूरी करती है, लेकिन हकीकत इसके विपरीत होती है और वो बिल्कुल भी हम गढ़ कर नहीं सोच सकते और उसी अनुसार परिवेश हमारा अनुकूल नहीं हो सकता है। लेकिन
वह ठीक कैसे हो सकती है। खुशी की बात है कि उस पुराने जमाने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम हो सकती है। यानी उन्होंने क्या समझाया है कि हमारे पास पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें नहीं है, क्योंकि लोगों के पास ज्ञान नहीं था, अक्षर ज्ञान नहीं था। उसके बाद भी कुछ ऐसी बातें हैं जिससे हम पुरानी बातें उतनी आसानी से जान सकते हैं और समझ सकते हैं। और जितनी किसी किताब से हमें जानकारी होती है, यानी हम जितनी जानकारी किसी किताब से ले सकते हैं उतनी ही जानकारी हम दूसरे परिवेश से भी प्राप्त कर सकते हैं, बेशर्त कि हमें वो सारी बातें समझ में आनी चाहिए। और उन्हीं बातों को समझाते हुए उन्होंने लिखा है कि ये जो पहाड़ है, समुंदर है, सितारे हैं, नदियां हैं, जंगल है, जानवरों की पुरानी हड्डियां हैं और इसी तरह की न जाने कितनी चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। यानी हमें अगर दुनिया का पुराना हाल जानना है तो ये तनकर खड़े रहने वाले पहाड़ है, दूर तक फैले रहने वाले समुंदर है, आसमान में छाए रहने वाले सितारे हैं, कल कल बहने वाली नदियां हैं, घने जंगल है और जंगल में जो पुराने जानवरों की हड्डियां जो कभी कभी हमें मिल जाती है इधर उधर छितरी हुई, तो उन सब से हम उस समय की या पुराने ज़माने की जो बातें हैं, इतिहास से जुड़ी हुई, वो सारी बातें हम आसानी से जान सकते हैं। हम दुनिया का पुराना हाल मालूम कर सकते हैं। मगर हाल जानने का असली तरीका ये नहीं कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें। यानी आज हम जो दुनिया की बातें जानते हैं तो वो इतिहास की किताबों से जानते हैं, और इतिहास की किताबें जो किसी लेखक के द्वारा लिखी गई है उसके अनुभव के आधार पर, और उनका अनुभव हमारे अनुभव से तो अलग होता ही है ना। तो क्यों हम दूसरों की लिखी गई किताब को पढ़कर हमारे ज्ञान में रटंत वाली स्थिति लेकर आए, बेशर्त है कि हम खुद जंगल में जाए, उन परिस्थितियों से रूबरू हो, उन बातों को खुद के ज्ञान से परखें, तो हमें भी इतिहास का जो खूब फैला हुआ खजाना है वो आसानी से समझ में भी आ सकता है और हमारी जानकारी को विस्तृत भी वो कर सकता है। इसलिए हम दूसरों की लिखी हुई किताबें नहीं पढ़ें, साथ में खुद खुद अपने हिसाब से जो संसार रूपी किताब है जो चारों तरफ बिखरी हुई है यानी खुली हुई है, उसे पढ़ने का प्रयास करें। मुझे आशा है कि पत्थरों पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। यानी उन्होंने अपनी बेटी से क्या कहा है कि ये दूसरों के यानी दूसरे लेखकों की लिखी हुई किताबें हैं, इसको पढ़ने की बजाय संसार रूपी जो पुस्तक है जो चारों तरफ खुली पड़ी है उसको पढ़ो, और धीरे धीरे तुम्हें वो चीज़ें समझ में आने लग जाएगी जिसमें कि तुम पत्थर और पहाड़ को देखकर उसका ज्ञान अनुमान लगाना सीख जाओगी। सोचो कितनी मज़े की बात होगी। और उसके अंतर्गत उन्होंने एक छोटा सा उदाहरण दिया है कि जैसे एक छोटा सा रोड़ा यानी पत्थर का टुकड़ा जो सड़क पर या किसी पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ रहता है, वो हो सकता है कि हमारी जो संसार रूपी पुस्तक है उसका छोटा सा पृष्ठ यानी छोटा सा एक कोना, एक कागज हो सकता है। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यह है कि तुम्हें उसे पढ़ना आना चाहिए। यानी जो छोटा सा रोड़ा है वो हमारे संसार रूपी पुस्तक का एक हिस्सा है, एक पृष्ठ है, एक पेज है। अगर उसे हम ध्यान से देखेंगे कि ये इतना छोटा कैसे हुआ, इसके पीछे क्या कहानी है, तो हमें पहाड़ के पास जाना होगा, उसकी परिस्थितियों को जानना होगा, तो हम आसानी से वो कहानी समझ भी सकते हैं और सीख भी सकते हैं। आगे उन्होंने बताया है कि कोई जबान उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। यानी हमें अगर कोई भाषा जाननी है तो उससे संबंधित जो उसकी वर्णमाला है उसका ज्ञान जरूरी होता है, और इसी प्रकार ये जो प्रकृति रूपी पुस्तक है उसको जानने के लिए प्रकृति के अक्षरों को हमें पढ़ना होगा, तभी तुम उसकी कहानी उसकी पत्थरों और चट्टानों की किताबों से पढ़ पाओगे। यानी जिस प्रकार हमें कोई एक भाषा सीखनी है तो उसकी वर्णमाला का ज्ञान हम पहले करते हैं, उसी प्रकार प्रकृति रूपी किताब पढ़नी है तो प्रकृति से जुड़े हुए जो वर्णमाला है उसको हमें जानना होगा, और उसी से हम ये किताब पढ़ना सीख जाएंगे। शायद अब
भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। यानी जब तुम प्रकृति के नज़दीक हर समय रहते हो तो धीरे धीरे तुम्हें उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होने लगती है। तो थोड़ी थोड़ी जानकारी होना मीन्स मतलब हम प्रकृति को पढ़ना सीख चुके हैं। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो, यानी छोटा सा गोल चमकने वाला पत्थर का टुकड़ा देखते हैं, तो क्या तुम्हें वह कुछ नहीं बतलाता? वे गोल कैसे बना, इतना चिकना और चमकीला कैसे हो गया, उसके खुरदरे किनारे ये कोने कोने हुआ करते थे, वो इतने गोल कैसे हो गए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। ये गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल भी नहीं होता है। यानी यहाँ पर उदाहरण से समझाया है कि संसार रूपी पुस्तक को आप कैसे पढ़ सकते हो। तो इसके लिए इन्होंने बताया है कि बहुत बार तुम्हें सड़क के किनारे गोल चमकते हुए पत्थर के टुकड़े मिलते हैं, तो उनको ध्यान से देखो, समझो कि वो इतना गोल कैसे हुआ है, उसके पीछे क्या कहानी हो सकती है। तो उन्होंने समझाया है कि इसको जानना है तो पहाड़ के पास जाओ। पहाड़ जिसके तुमने बहुत से टुकड़े करे होंगे, पहाड़ को थोड़ा बहुत तोड़ा होगा, तो तोड़ने पर उसके जो टुकड़े हैं वो नीचे गिर रहे हैं, तो वो नुकीले और तिकोन होते हैं, वो चमकीले तो नहीं होते हैं। तो फिर ये पत्थर इतना चमकीला कैसे हो गया? तो इसकी कहानी तुम्हें उस पत्थर के माध्यम से जाननी होगी, क्योंकि अपनी कहानी वो पत्थर स्वयं कह सकता है। अपने मुंह से वह अपनी कहानी तुम्हें सुना सकता है। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिससे शायद बहुत दिन गुजरे हो, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था, ठीक उसी टुकड़े की तरह जिसके किनारे और कोने थे, जिससे तुम बड़ी चट्टान को तोड़ती हो तो तुम्हें प्राप्त होते हैं। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा था, तब पानी आया, उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया, वहां से एक पहाड़ी नाले से ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। इस छोटे से दरिया से एक बड़े दरिया में पहुंचा। इस बीच वे दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा, उसके किनारे घिस गए और वे चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वे कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया है और वह तुम्हारे सामने है। यानी यहाँ पर अगर हमें ये प्रकृति रूपी किताब का जो छोटा सा पेज है उसको जानना है, तो सबसे पहले वो चिकने पत्थर का इतिहास हम जानेंगे। और छोटा सा इतिहास क्या है उस पत्थर से जुड़ा हुआ, कि वह भी किसी चट्टान का एक हिस्सा हुआ करता था बहुत समय पहले। फिर उस चट्टान के पास से गुजरने वाली दरिया यानी कोई बड़ी नदी जो रोज वहां से निकलती थी, उस पत्थर को अपने साथ बहाकर आगे ले गई और पानी के साथ लगातार बहने से वो नीचे से रगड़ खाता रहा और उसका जो कोना है, तिकोना कोना है, नुकीला कोना है, वो धीरे धीरे घिसने लग जाता है, क्योंकि आज जब रास्ते में वो किसी चीज़ों से टकराता है तो टकराने से उसमें नुकीलापन धीरे धीरे गायब होने लग जाता है। फिर वह छोटी सी दरिया किसी बड़ी दरिया में जाकर मिल जाती है, छोटी सी नदी बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है। तो वो पानी का वेग बहाव तेज होता है, तो पत्थर तेजी से पेंदे में पड़ा हुआ यानी नीचे पड़ा हुआ उसके साथ इधर उधर घूमने लग जाता है। लगातार घूमने से पत्थर का आकार घिसने लग जाता है और वह धीरे धीरे चिकना होने लग जाता है। और फिर काफ़ी दिन तक वह उनके साथ दरिया के साथ इधर उधर लुढ़कते हुए घूमते हुए अपने गोल आकार को प्राप्त कर लेता है। और फिर किसी कारण से या कुछ ऐसी घटना घटती है कि वो जब नदी कहीं से गुजर रही होती है तो वो पत्थर का टुकड़ा किसी में अटक जाता है, और अटकने के कारण वह पत्थर का टुकड़ा तो वहीं रह जाता है, नदी आगे बह जाती है। तो इस प्रकार वह जो रोड़ा है वह रोड़ा पत्थर का टुकड़ा बनकर चिकना पत्थर का टुकड़ा बनकर इधर उधर लुढ़कता रहता है, जो उसकी कहानी के रूप में तुम्हें पता चलेगा। आगे उन्होंने लिखा है कि जब तुम उस टुकड़े को देखोगी, यानी अब वो टुकड़ा तुम्हें मिल गया है, तो अब उसके बारे में जानो, क्योंकि अगर उस टुकड़े को दरिया अपने साथ और आगे ले जाती, यानी वो नदी, वो जो तुम्हें सड़क के किनारे रोड़ा मिला है, पत्थर का टुकड़ा मिला है, उस टुकड़े को अगर वो नदी अपने साथ और आगे लेकर चली जाती तो वो पत्थर का टुकड़ा और धीरे धीरे घिसने लग जाता और घिस कर अंत में इतना छोटा हो जाता जितना ये बालू मिट्टी का
कण होता है, यानी हमारी जो मिट्टी होती है बालू मिट्टी, ये इसमें छोटे छोटे कण होते हैं। और ये कण जो तुम्हें किसी भी नदियों के किनारे मिलते हैं, तो ये नदियों के किनारे मिलने वाले कण भी कहीं कभी ना कभी किसी चट्टान के ही हिस्से हुआ करते थे। यानी ये छोटा सा बालू का कण, जर्रा जर्रा यानी छोटा सा टुकड़ा, जो समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता है। यानी समुद्र के किनारे जो मिट्टी फैली रहती है, वो मिट्टी भी किसी समय इसी चट्टान का हिस्सा हुआ करती थी, और धीरे धीरे इन नदियों के साथ निरंतर बहने से उनका आकार घिस जाता है, और अपने आकार में छोटे होते हुए अंततः ये बालू मिट्टी के कण में परिवर्तित हो जाते हैं, जहाँ एक छोटा सा, एक सुंदर सा बालू का किनारा बन जाता है। यानी लगातार घिसने से वो पत्थर का टुकड़ा एक छोटा सा बारीक सा बालू का कण बन जाता है, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं और बालू के गरुंदे बनाते हैं। यानी समुद्र के किनारे ये मिट्टी फैल जाती है, और छोटे बच्चे इसके साथ खेलते हैं, अपने गरुंदे यानी छोटे छोटे घर बनाते रहते हैं। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है, तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ फैली है, सोचो वो हमें कितनी बातें बता सकती है। यानी नेहरू जी ने अपनी बेटी को क्या बताया है कि ये छोटा सा बालू का टुकड़ा यानी चट्टान का टुकड़ा किस तरह बहकर अपने मूल आकार को खोता है और मिट्टी के रूप में अपने आप को परिवर्तित कर देता है। तो तुमने देखा, ये छोटा सा एक कण किस रूप में अपनी पूरी कहानी तुम्हारे सामने रख रहा है। तो इसी प्रकार प्रकृति में अनगिनत स्वरूप फैले हुए हैं। वो पूरा स्वरूप अपने इतिहास की बातें तुम्हें आसानी से समझा सकता है, लेकिन तुम्हें उनके पास जाकर उसे समझना होगा, उसे ध्यान से देखना होगा, उन सारी परिस्थितियों को जानना होगा। इस प्रकार ये अध्याय तुम्हें जानना है, समझना है और अपनी प्रकृति को समझने का प्रयास करना है। धन्यवाद।